किटी पार्टी से आने के बाद विधि सामान्यतः खुश रहती थी, पर ना जाने क्यों आज वह कुछ उखड़ी उखड़ी सी थी। आरव डर से कमरे में दुबक गया था। कहीं ऐसा ना हो कि वही माँ के कोप का भाजन बन जाए। अजय ऑफिस से थोड़ा जल्दी ही आ गए थे। वैसे भी जब उसकी किट्टी पार्टी होती तो वे घर जल्दी आ जाते थे। आरव को अकेला भी तो नहीं छोड़ा जा सकता था। आरव थोड़ा चंचल स्वभाव का था। विधि अक्सर उसकी शैतानियों से खींच जाती, कहती ताड़ की तरह बड़ा होता जा रहा है, पर जरा भी अकल नहीं। दिन भर खुराफात ही चूसती रहती है, एक पल के लिए भी चैन से नहीं रहता। विधि की बात सुन अजय मुस्कुराकर कहते, इस उम्र में ये शैतानियां नहीं करेगा तो क्या हम और तुम करेंगे? बिगाड़ लीजिए, आप तो दिन भर ऑफिस में रहते हैं, झेलना तो मुझे होता है। विधि ने पर्स मेज पर रख वहीं सोफे पर निढाल हो गई। विधि, अच्छा हुआ तुम आ गई, एक बढ़िया सी चाय पिलाओ, बड़ी तलब हो रही है। अजय की फरमाइश सुन विधि गुस्से से बिफर उठी। यहाँ मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है और जनाब को चाय पीनी है। इस घर में एक गिलास पानी देने वाला भी नहीं है कि माँ थकी हुई आई है, एक गिलास पानी पूछ ले। अजय समझ गई कि आज गुस्से का केंद्र बिंदु आरव ही है। अजय ने आरव को आवाज दी, जी पापा, क्या हुआ? आपने मुझे बुलाया? देख तेरी मम्मी थक कर आई है, जरा उनके लिए पानी ले आ। पर मम्मी तो किटी पार्टी से आ रही हैं, फिर भी थक। आरव की बात सुन विधि का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। एक दिन एक दिन किटी पार्टी चले जाओ तो सबकी आंखों में चुभने लगता है। यहाँ दिन दिन भर साइकिल चलाते रहोगे तब कुछ नहीं। आरव समझ नहीं पा रहा था कि किटी का साइकिल चलाने से क्या संबंध। अजय जानते हो, आज कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। छाया और महिमा के बच्चे बोर्डिंग स्कूल चले गए। निशा की बेटी पिछले साल ही जयपुर चली गई थी। आज सब मुझसे पूछ रहे थे कि तुम कब भेज रही हो अपने बेटे को। क्या कहती, इनसे दुनिया भर की पंचायत करवा लो, बस पढ़ने के लिए मत कहो। आरव सिर झुकाए सुनता रहा। दुनिया की छोड़ो, अपने ही घर में देख लो, सबके बच्चे बाहर है, एक यही है जो छाती पर लदे हुए है। दीदी को देखो, ईशान का नाम आते ही कितना सीना चौड़ा हो जाता है, डॉलर में कमाता है वह। अजय विधि को शांत कराने का प्रयास कर रहे थे, पर ना जाने क्यों विधि अंदर तक आहत थी। उसका ये दर्द गुस्से की तेज आंच में पिघलकर आंखों से बहने लगा। मासूम आरव माँ के पैरों के पास आकर बैठ गया। माँ, एक बात कहूँ? विधि ने वितृष्णा से आरव को देखा। बोलो। परसों आपसे पापा से कह रही थी कि मेरी अधिकतर सहेलियां अपने बच्चों को हॉस्टल में भेजकर बेफिक्र हो गई हैं। कुछ ने चार चार किटी भी ज्वाइन कर ली है। कहती हैं दिन भर बच्चों की वजह से काम में फंसे रहते थे, कभी ये एग्ज़ाम तो कभी वो। अब तो फ्री हैं, समय ही समय है। अगर आपको भी लगता है कि मेरी वजह से आप क्लब और किटी नहीं जा पा रहे हो, तो फिर आप भी मुझे किसी हॉस्टल में भेज दो। आरव की बात सुन विधि सन्नाटे में चली गई। आरव का अबोध मन क्या क्या सोच रहा था। आरव चुपचाप ये कहकर अपने कमरे में चला गया। अजय हमेशा की तरह विधि को उसके विचारों के साथ छोड़ सुबह से 3 बार पढ़ चुके अखबार में सिर डालकर बैठ गए। वो शाम तो बड़ी भारी गुजरी। किसी ने किसी से कोई बात नहीं की। दिन गुजरते गए और सब अपनी व्यस्तताओं में सब कुछ भूल गए। विधि मेज पर खाना लगा रही थी, तभी अजय के फोन की घंटी बजी। नमस्ते मामा जी। खुश रहो ईशान, और सुनाओ क्या हाल चाल है? अजय ने बड़े ही बिंदास लहजे में कहा, तो विधि के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अजय और ईशान कहने को तो मामा भांजे थे, पर ईशान अजय से कुछ ज़्यादा ही लगा हुआ था। ईशान बड़ी ननद का बेटा था और अजय घर में सबसे छोटे थे। दीदी की शादी के वक्त अजय मुश्किल से 10-12 साल के ही थे। अजय अक्सर बताती थी, ईशान जब छोटा था तो वो हमेशा उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहता था। ईशान अजय के लिए एक गोल मटोल खिलौने की तरह था। छोटे मामा की उंगली पकड़े वह सारा बाजार घूम आता। गर्मी की छुट्टियों में ईशान के आने से पहले ही फोन पर सारी योजनाएं बन जाती थी। दीदी से छुपकर अजय ने ईशान को स्कूटी चलाना भी सिखाया था। सच पूछो तो कहने को तो उनमें मामा भांजे का रिश्ता था, पर उन सब से ऊपर एक दोस्ती का भाव भी जुड़ा हुआ था। शायद इसी भाव के कारण ही वो एक दूसरे से खुलकर बात कर पाते। और भाई, शादी वादी का क्या विचार है, करनी है कि नहीं?
ईशान अजय की बात सुन खिलखिलाकर हंस पड़ा। करनी है मामा जी, करनी है। वह भी कर ही लेंगे मामा जी। पहले कुछ कमा तो ले, वरना आपकी बहू को कहाँ रखेंगे, क्या खिलाएंगे। ईशान शुरू से ही पढ़ने में होशियार था। इंजीनियरिंग करने के बाद कैंपस प्लेसमेंट हो गया और नौकरी के साथ साथ उसने एमबीए भी कर लिया। एमबीए करने के बाद ईशान की लंदन में एक अच्छी सी कंपनी में नौकरी लग गई थी। अभी 2 साल भी नहीं हुए थे, सब शादी के लिए हल्ला मचाने लगे थे। ईशान से सभी चुटकी लेते थे, अरे भाई कोई हो तो बता देना। पर ना जाने क्यों एक अनदेखा डर सभी के मन में बैठा हुआ था, कहीं सचमुच वह किसी गोरी मैम को लेकर खड़ा ना कर दे। अजय ने हवा में तीर छोड़ा, कोई लड़की देख रखी हो तो पहले ही बता दो, फिर ना कहना कि मामा ने पूछा नहीं। तुम्हारे नाना पीछे पड़े हैं कि तुमसे पूछ ले, वरना हम लोग लड़की देखें। तभी पीछे से विधि चिल्लाई, ईशान पहले बता देना, अचानक से सरप्राइज मत देना। कम से कम तेरी मामी को तैयारी करने का मौका दे ही देना, वरना तेरी बीवी कहेगी कि मैं किन लोगों के बीच आ गई। विधि ने अजय से फोन ले लिया। ईशान ना जाने क्यों शर्मा गया। ईशान कैसे हो बेटा? मामी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप लोग कैसे हैं? हम भी ठीक हैं, बस वही दाल रोटी के चक्कर में फंसे हुए हैं। तुम बताओ कि कोई लड़की वड़की देखी कि हम लोग देखें? आप भी मामी जी। अरे मुझसे क्या शर्माना, जो भी हो साफ साफ बता देना। ईशान ने वही रटा रटाया जवाब दिया। मनुष्य का एक स्वभाव होता है, चाहे वो कितना भी समझदारी का ढोंग कर ले, पेट में शक की मरोड़ उठती ही रहती है। विधि ने एक दिन यूं ही सोशल मीडिया पर ईशान को अपनी साथी महिला कर्मचारियों के साथ पार्टी की फोटो देख ली थी। छोटे छोटे कपड़ों में लड़कियां हाथ में रंगीन गिलासों के साथ तितली की तरह खिलखिला रही थी। ना जाने क्यों तब से ही विधि के दिमाग में शक का कीड़ा घुस गया था। वह बहुत दिनों से इसी फिराक में थी कि ईशान से बात कैसे निकलवाई जाए। विधि ने अपनी आवाज को गंभीर बनाकर कहा, ईशान शादी तो करनी ही है और हर आदमी तुमसे कुछ ना कुछ कहेगा ही, पर निभाना तुमको है। इन सब चीजों में दूसरों की नहीं, खुद की सुनो। कल कोई ऊंच नीच हुई तो सब पल्ला झाड़ लेंगे। तुम्हें कैसी लड़की चाहिए, इसका निर्णय तुमको लेना होगा। मामी की बात सुनकर ईशान के दिल में छुपे विचारों को मानो बल मिल गया। शायद आज से पहले किसी ने उससे इस ढंग से बात नहीं कही थी। किसी ने कभी उसका दृष्टिकोण जानने का प्रयास ही नहीं किया था। ईशान कहना तो नहीं चाहिए, सब मेरे अपने ही हैं, पर तुम्हारे घर या तुम्हारी नानी के घर का माहौल ऐसा नहीं है कि नए जमाने की लड़कियां अपने आप को एडजस्ट कर लें। सच पूछो तो वो वक्त के साथ बदलना भी नहीं चाहते। हम लोगों की बात छोड़ो, हमने तो जैसे तैसे निभा लिया, पर तुम्हारी पीढ़ी ये सब नहीं झेल पाएगी। सच कह रही हैं मामी, घर पर पापा मम्मी दादी ताऊ ताई जी सब शादी के लिए पीछे पड़े हैं। हर दूसरे तीसरे दिन मम्मी एक फोटो लेकर खड़ी हो जाती है। मैं उनसे खुलकर कह भी नहीं पाता कि अचार मुरब्बा वाली लड़की मुझे नहीं चलेगी। ईशान की बात सुन विधि खिलखिलाकर हंस पड़ी। विधि सोचने लगी, सच ही तो कह रहा था ईशान। उसकी शादी के समय पापा ने भी तो शौक में यही सब तो लिखवाया था। ईशान ने बड़ी लापरवाही से कहा, मामी जी आजकल के ज़माने में ये सब खाता कौन है, सब तो फिगर कॉन्शियस है। वैसे भी आजकल बाजार में सब कुछ मिल जाता है। फिर भी बेटा, विधि के शब्द गले में ही अटक कर रह गए। यही ईशान खाने के लिए बचपन में दीदी को कितनी नाच नचाता था। दीदी हाथ में थाली लिए ईशान के पीछे भागते भागते हार जाती थी। गलत तो नहीं कहा था ईशान ने। मम्मी जी अक्सर कहती थी कि आजकल की लड़कियां कुछ नहीं करना चाहती, ऊपर से तुर्रा ये कि पढ़ाई कर रहे हैं, खाना बनाने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। विधि सोचने लगी, उसके पापा ने भी तो उसकी शादी के वक्त कुछ इसी तरह के शौक और विशेषताएं लिखवाई थी। कुछ तो ऐसी भी चीज शामिल थी जिसका उससे दूर दूर तक नाता नहीं था। उन दिनों कुकरी बेकरी बड़े लोगों की चीज हुआ करती थी, पापा ने वो भी लिखवा दिया। शायद लड़के वालों के सामने वो अपनी बेटी को कमतर नहीं दिखाना चाहते थे, या शायद ये भी हो सकता है कि वो किसी भी आधार पर बेटी के ऊपर रिजेक्शन का ठप्पा नहीं लगवाना चाहते थे।
पर इतने जतन और टोटके के बाद भी 2 जगह से रिजेक्शन का ठप्पा लगने के बाद विधि की शादी अजय से हो पाई थी। वक्त बदल गया था पर वक्त के साथ लड़कियों के लिए सोच का दायरा नहीं बदला था। पर लड़कियों को आज भी रिजेक्ट किया जाता था। पर हाँ, समय ने करवट जरूर ली थी। अब लड़कियां भी लड़कियों की तरह रिजेक्ट करने लगी हैं। हेलो, हेलो। विधि ईशान की आवाज़ सुन अपनी सोच के घेरे को तोड़ बाहर आ गई। सुन रही हूँ बेटा, बोलो। मामी जी, मैं खुद नहीं चाहता कि जिस किसी से मेरी शादी हो वो दिन भर घर पर बैठकर मेरे लिए खाना बनाए। जिस किसी? विधि का शंकित मन सोशल नेटवर्किंग पर ईशान के साथ की लड़कियों की तस्वीरों में उस जिस किसी को तेजी से टटोल रहा था। ईशान, ठीक कह रहे हो। जितना बड़ा शहर उतने ही खर्चे। दोनों नहीं कमाएंगे तो काम कैसे चलेगा? बात कमाने की नहीं है मामी जी। मैं इतना कमा लेता हूँ कि अच्छे से जिंदगी कट जाएगी। पर इस शहर में, घर में दिन भर अकेली पड़ी रहे, ये तो मैं भी नहीं चाहूँगा। ये सुन विधि हंस पड़ी। क्या जवाब देती? आज उसकी डिग्रियां उसको मुंह चिढ़ा रही थी। अजय ने शादी की पहली ही रात कह दिया था कि मुझे घर संभालने वाली लड़की चाहिए। नौकरी के चक्कर में घर की शांति भंग नहीं कर सकता। आखिर घर में और भी महिलाएं हैं। विधि ने दूसरे ही दिन उन सपनों को कहीं गहरे तहखाने में दबाकर रख दिया था। ईशान, कह तो तुम सही रहे हो। शायद तुमको अच्छा ना लगे, पर तुम्हारे घर का जो माहौल है वहाँ तुम्हारी बीवी से साड़ी पहनने की उम्मीद की जाए, खाने में 3 तरह की सब्जी की उम्मीद की जाए, तो वो बेचारी कहाँ से नौकरी कर पाएगी? साड़ी? मामी जी, इन 2 सालों में मैंने किसी को भी सलवार सूट में नहीं देखा। आप साड़ी की बात कर रही हैं? आप 3 सब्जी की बात कर रही हैं? मैं तो यह भी उम्मीद नहीं करता कि उसे खाना बनाना भी आता हो, जब मुझे बनाना नहीं आता। अगर उसे बनाना नहीं आता तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? वैसे भी वो सब तो मैनेज हो ही जाता है। ईशान की बेबाकी कहीं ना कहीं उसे अंदर तक भेद गई थी। कहीं ना कहीं वह अपने भविष्य के लिए भी भयभीत हो रही थी। कुछ वर्षों बाद वह भी तो उसी दहलीज पर खड़ी होगी, आज जहां दीदी खड़ी थी। विधि हतप्रभ थी। क्या वाकई में जमाना इतना बदल गया है? विधि की आंखों के सामने दीदी का चेहरा घूम गया। बहू के लिए देखे गए वो अनगिनत सपने कहीं ना कहीं उसे चूर चूर होते दिख रहे थे, जिसकी किरचें उसे चुभती सी महसूस हो रही थी। विधि कहीं भी घूमने जाती तो ननद के लिए उस शहर की कोई प्रसिद्ध चीज लेकर आती। कई बार तो दीदी ने भी मनुहार करके अपनी भाभी बहू के लिए भी साड़ी मंगवाई थी। विधि एक साथ कुछ नहीं हो पाता, धीरे धीरे करके इकट्ठा करती चलूंगी, तभी तो ईशान की शादी तक कर पाऊंगी। बनारसी, कांजीवरम, चंदेरी और ना जाने क्या क्या। माँ तो माँ ही होती है। महीनों की जद्दोजहद के बाद आखिर इंसान के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ ही ली गई। लड़की मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी, ईशान के बराबरी की थी। दीदी अपनी चांद सी बहू के गुण गाते नहीं थक रही थी। जानती हो विधि, सौम्या ईशान से पहले से नौकरी करती है। ईशान से कहीं ज्यादा अच्छा पैकेज है उसका। दीदी, आपकी तो ऐश है, दोनों हाथ लड्डू में। सुंदर और कमाऊ बहू मिल रही है आपको। दीदी की भाषा और व्यवहार में अचानक से कमाऊ बहू की ठसक दिखने लगी थी। दीदी, साड़ियाँ और लेनी हो तो बता दीजिएगा, विधि ने भाभी होने का फर्ज निभाते हुए कहा। विधि सुन, पीहर से भात के लिए बस मेरे और जीजा जी का ही कपड़ा लाना। सौम्य और ईशान का मैं देख लूंगी। नए जमाने के बच्चे हैं, पता नहीं क्या पसंद आए क्या नहीं। हम लोगों का तो सब चल जाता है। नहीं नहीं दीदी, ऐसे कैसे? ये तो पीहर वालों की जिम्मेदारी है, विधि ने अपनी आवाज में रस घोलते हुए कहा। आखिर शादी का दिन भी आ गया, सब बहुत खुश थे। खुश तो दीदी भी थी, पर शायद ईशान की वापसी की बात सोच सोच कर उनकी आंखें भर आ रही थी। दीदी शायद ये भूल गई थी, कहीं ना कहीं इन सब की जिम्मेदार वो स्वयं थी। ईशान की पीठ पर आज जो सपनों के पंख है वो उन्होंने खुद ही रोपे थे। आज ईशान के बचपन की एक एक घटना को याद कर कर उनका आंचल भीगा जा रहा था। वक्त की आंच में स्मृतियां मोम की तरह पिघल पिघल कर
आंखों से टप टप गिर रहे थे। कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को अपने खुद के अधूरे सपनों को पूरा करने का जरिया बना देते हैं। झालर की रोशनी से नहाया दीदी का घर कितना खूबसूरत लग रहा था। शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गई। बहू के आगमन के साथ मेहमानों की रवानगी शुरू हो गई। विधि भी अपना सामान बांध रही थी। तभी पीछे से दीदी ने आकर विधि को चौंका दिया। उनके हाथों में कुछ रंगीन लिफाफे और कपड़ों के बंडल थे। विधि आती रहना, ईशान अगले महीने तक चला जाएगा। सौम्या अभी यहीं रहेगी। वीजा बनते ही वह भी ईशान के पास चली जाएगी। ना जाने क्यों दीदी कहते कहते उदास हो गई। कितने मन से जीजा जी ने 2 मंजिला घर बनवाया था। एक एक चीज दीदी और ईशान की पसंद की लगवाई थी। पर आज उस घर में रहने के लिए दीदी जीजा जी के सिवाय कोई नहीं था। विधि दीदी से आने का वादा कर अपने घर वापस आ गई। गृहस्थी की उठापटक से जूझती विधि समय निकालकर अक्सर दीदी से बात कर लेती। शुरू शुरू में तो सब ठीक था, पर कमाऊ बहू की सास होने की ठसक धीरे धीरे ना जाने कहाँ गुम होने लगी थी। वीजा का इंतजार करते करते साल भर होने को आ गया था। शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक था। एक बार साड़ी में पैर फंस जाने की वजह से सौम्या गिरते गिरते बची थी। दीदी ने उसी दिन फरमान जारी कर दिया था, साड़ी पहनने की जरूरत नहीं है, तुम सूट पहनो। वैसे भी सारा शरीर ढका रहता है, कल कहीं चोट वोट लग जाए तो फिर कौन सेवा करेगा। विधि सोच में पड़ गई। वक्त के साथ दीदी कितनी बदल गई थी। शादी के 5 साल बाद जब उसने दबे स्वर में सलवार कमीज पहनने की इजाजत मांगी तो घर में कितना हंगामा मचा था। दीदी ने भी कितना कुछ सुनाया था। भले घर की बहू बेटियों को ये सब शोभा नहीं देता, पर आज सौम्या को तो मानो खुला आसमान मिल गया। वो घर में गाउन पहनकर आराम से सास ससुर के सामने डोलने लगी थी। चीजें बिगड़ रही थी और चीजों के बिगड़ने के साथ दीदी के फोन आने का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा था। विधि उनके फोन को उठाने से बचने लगी थी, पर बचती भी तो कब तक। घर में शायद कुछ ज्यादा ही बवाल हो गया था। दीदी का सुबह सुबह ही फोन आ गया था। विधि देख, क्या जमाना आ गया है। गिनती के 3 लोग हैं, पर महारानी से 3 लोगों का भी खाना नहीं बन पाता। कहती है कि नौकरी करूं या खाना बनाऊं। इनकी नौकरी से हमें क्या लेना देना। कौन सा एक चवन्नी हमारे हाथ पर धर देती हैं। तीज त्योहार पर दे भी दिया तो क्या, उससे क्या पेट भर जाएगा। कहती है कमाने का फायदा क्या जब एक खाना बनाने वाली भी नहीं रख सकते। अब यही रह गया है कि घर में 2-2 औरतों के रहने के बावजूद भी नौकरों के हाथ का खाना खाया जाए। विधि चुपचाप ननद की बात सुनती रही और सोचती रही कि दीदी को बहू से उम्मीद करने का या कोसने से पहले एक बार अपने बेटे से भी पूछना चाहिए था कि क्या उसे कैसी बीवी चाहिए थी। सौम्या ही हर बार अच्छी बहू होने का प्रमाण क्यों देती फिरे। आखिर ईशान कब आकर ये कहेगा कि उसे तो ऐसी ही जीवन साथी चाहिए थी। आखिर सौम्या ही कर्तव्यों की कसौटी पर क्यों और कब तक पिसती रहेगी। क्या सचमुच ईशान कभी ये कह पाएगा। विधि सोचती रही, क्या इस सवाल का जवाब कभी कोई दे पाएगा। सच ही कहा है किसी ने कि समाज औरतों के लिए कभी नहीं बदलता। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। नीता ने अभय के लिए चाय लाकर टेबल पर रख दी और चुपचाप टेबल के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ केतली से प्याले में चाय डालने लगी। अभय ने नीता के झुके हुए चेहरे पर नजर डाली। लगता था वह अभी अभी रोकर उठी है। अभय रोजाना ही नीता को उदास देखता है। वैसे नीता रोती बहुत कम है। वो समझता है कि नीता के रोने का कारण क्या हो सकता है, इसलिए उसने पूछकर नीता को दोबारा रुलाना ठीक नहीं समझा। उसने कोमल स्वर में पूछा, माँ और पिताजी ने चाय पी ली? नहीं, नीता के स्वर में हल्का सा कंपन था। क्यों? माँ जी कहती हैं कि उन्हें बहुत थकावट महसूस हो रही है कि चाय पीने के लिए बैठ नहीं सकती और पिताजी को चाय नुकसान करती है। तो पिताजी को दूध दे देती। ले गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि दूध उन्हें पचता नहीं है।
अभय चाय का कप हाथ में लेकर माता पिता के रूम की ओर जाने लगा तो नीता धीरे से बोली, पहले आप चाय पी लेते, तब तक उनकी थकान भी कुछ कम हो जाती। तुम पियो, मेरे इंतज़ार में मत बैठी रहना। माँ को चाय पिलाकर अभी आता हूँ। नीता ने चाय नहीं पी, गोद में हाथ रखे खिड़की से बाहर देखती रही। काश वह भी हवा में उड़ते बादलों की तरह स्वतंत्र और चिंता रहित होती। नीता के पिता एक अच्छे डॉक्टर थे, पर उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये थी कि वे किसी को भी दुख में नहीं देख सकते थे। जब भी कोई निर्धन बीमार उनके पास आता तो वे उसके फीस का जिक्र तक नहीं करते, बल्कि उल्टे उसे फल व दवाइयों के लिए कुछ पैसे अपने पास से दे देते थे। परिणाम ये हुआ कि वे जितना काम व मेहनत करते थे उतना धन संचित नहीं कर पाए। फिर उनकी लंबी बीमारी चली, जो थोड़ा बहुत पैसा वॉशरूम था से बाहर वह निकलकर खत्म हो तान्या गया। बहुत ही उनकी पछतावा मृत्यु के महसूस बाद कर सिर्फ रही थी। एक घर के अलावा मानो और कोई भरे संपत्ति बाजार नहीं में बची थी। किसी ने उसे सबसे बड़ी बेआबरू कर बहन दिया होने हो। के नाते उसने नीता सुबह ने घर उठकर का बड़े भार बेमन से चाय संभालना बनाई। अपना कर्तव्य कॉलेज जाने का समझा। मन ही नहीं हो उसने रहा एक था। विद्यालय में हर टीचर चीज की में नौकरी कल कर रात ली। की यादें बिखरी छोटी पड़ी थी। बहन उसका रिया कहीं पर भी मन मेडिकल नहीं लग कॉलेज रहा में था। चौथे साल वह में थी गहरे और आत्मग्लानि भाई में डूबी जा रही अनुज इंजीनियरिंग के दूसरे साल में। अभय ने जब नीता के सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो उसने साफ मना कर दिया था। उसका कहना था कि जब तक रिया पढ़ाई पूरी करके कमाने लायक नहीं हो जाती तब तक वह शादी की बात सोच भी नहीं सकती। इस पर अभय ने आश्वासन दिया था कि शादी में वह कुछ खर्च न होने देगा और शादी के पश्चात भी नीता अपनी सैलरी घर में देने के लिए स्वतंत्र उससे रहा होगी। न गया। अभय का यह बेचैनी तर्क दूर था करने के लिए कि उसने एक विवेक को दोस्त के फोन नाते लगाया। उसके परिवार के बहुत प्रति देर सब बाद कुछ नहीं कर विवेक ने सकता फोन जो उठाया। परिवार का बोला, सदस्य बन जाने क्या के बात पश्चात है, कर फोन सकेगा। क्यों किया? यह तर्क विवेक नीता के को भी बदले ठीक बदले लगा था। सुर सुनकर कभी कभी अपनी तान्या हैरान चिंताओं सी के रह बीच गई। वह खुद को बहुत ही संकोच से बोली, अकेला ऐसे व ही असहाय दिल सा घबरा पाती रहा था, थी। सोचा तुम्हें उसने फोन कर सोचा लेती हूँ। यदि उसे विवेक ने अभय कहा, जैसा जीवन तान्या साथी ध्यान से जो सुनो, उसकी भावनाओं को मेरे अच्छी तरह प्रमोशन के लिए समझता जल्द है ही मिल एग्जाम्स गया होने वाले तो हैं। उसकी चिंताएं अब कम मुझे हो स्टडी भी जाएगी। करनी है, इसलिए फिर प्लीज भी तुम मुझे नीता बार की बार बेवजह आशंका फोन थी करके कि अकेली डिस्टर्ब मत संतान करना। होने के कारण अभय से तान्या बहुत उसके हैरान और माता पिता हताशी को हो बहुत गई। सी विवेक के उम्मीदें ऐसे होगी व्यवहार ने और उसे इसलिए निराशा शायद की उन्हें गहरी दहेज खाई में रहित लड़की धकेल को दिया। अपनी माँ भी बहू वापस बनाने आने में वाली थी। ऐतराज हो सकता है। एक पर हफ्ते अभय ने बाद इस बात उसने को भी टाल दिया विवेक को था। फोन किया तो उसका कहना विवेक ने था उसे कि उसके बताया माता पिता कि उसने उससे सारे इतना एग्जाम्स अधिक क्लियर प्यार कर लिए करते हैं। हैं अब वह कि ट्रेनिंग उसकी के लिए इच्छा के जल्द ही सामने वे इंडिया से दहेज बाहर जैसी जाने वाला बात पर है। सोचेंगे भी वहां नहीं। से आकर वह अपनी मम्मी अभय से के हम दोनों पापा की शादी के बारे में बात आलोकनाथ करेगा। एक साधारण ये ऑफिस सुनकर में तान्या का दिल क्लर्क की घबराहट हैसियत से से जोर ऊपर जोर ना से उठ सके थे। धड़कने लगा। अभय उसने उनकी रोहित से उम्मीदों कहा से कि बहुत अधिक उसने विवेक उन्नति से कहा कर कि वह गया था। विवेक के बिना घर 3 के रहन महीने सहन का स्तर कैसे भी बिताएगी। ऊंचा उठ गया उसे था। बहुत घबराहट सी अभय हो रही सोचता थी। था कि उसके उसकी माता बात पिता को उसकी अधूरी अर्जित ही आय से सुनकर ही इतने अधिक विवेक ने बीच संतुष्ट में ही हैं फोन को काट कि दिया। नीता की तान्या सैलरी की स्तब्ध जरूरत सी खड़ी अनुभव रह नहीं गई। करेंगे। वो बहुत यही परेशान उसकी हो भूल उठी। थी जिसे माँ वो भी अब अब समझ वापस आ पाया था। चुकी थी। उसके माता तान्या की पिता माँ ने अब बहुत बेटे खुश का थी विवाह और खुद को बिना बहुत ही दहेज लिए तरोताजा केवल इसलिए महसूस किया कर था रही थी। कि बहू अपनी तान्या को सैलरी अब तो से अपनी माँ वह के कमी सामने पूरी कर जाने में भी देगी। शर्म जब सी आ उनकी रही वह थी। आशा पूरी नहीं अपराध हुई बोध की तो वे भावना से वह चिढ़ दबी जा गए। रही थी। उन्हें इस वो भावना ने सोचने जकड़ लगी कर कि रख लिया उससे कि उन्हें जाने धोखा दिया अनजाने गया है। बहुत बड़ी अभय गलती हो गई है। कमरे में पहुंचा उसने माँ के तो उसकी विश्वास को माँ अनजाने में ही नीलम चूर चूर अपने कर पलंग दिया। पर लेटी हुई अब थी। क्या करे? आलोकनाथ उसने एक बार पास ही फिर पड़ी कुर्सी पर विवेक को बैठे फोन करके कहा न्यूज़पेपर कि अब उसकी पढ़ माँ रहे घर थे। वापस लौट आई है। अभय बोला, वो कम से कम माँ, एक बार उसके नीता घर कह में रही आकर थी उसकी माँ कि से तो आप बहुत मिलकर थकान बातचीत महसूस करके कर रही हैं। उन्हें आश्वस्त चाय कर पी जाए। लीजिए, थकान बाकी कुछ बातें कम हो बाद में तय जाएगी। कर ली जाएंगी। रहने दे बेटा, लेकिन विवेक ने चाय तुरंत के लिए अपनी मेरी तनिक भी इच्छा व्यस्तता का नहीं है। बहाना बनाकर तो बताइए अपना फिर पीछा क्या लेंगी? छुड़ा लिया। नीता विवेक पिताजी के विदेश लिए चला गया। मौसमी का रस निकाल जाने से रही है। पहले उसने एक आपके बार लिए भी भी निकाल तान्या देगी। और उसकी माँ रहने से दे, मैं मिलने रस की नहीं पीऊंगी। आवश्यकता भी मैं तेरी नहीं माँ हूँ। समझी। क्या मुझे अच्छा तो लगता है दोस्तों, कि ये मैं कहानी अपने खर्चे का बढ़ा पहला बढ़ा भाग कर था। तेरे ऊपर कहानी का भार दूसरा बन जाऊं? भाग क्या कल करूं? प्रसारित किया उम्र से जाएगा। मजबूर हूँ, अब काम नहीं होता। तो फिर क्यों नहीं नीता को रोटी बनाने देती? वो तो कहती है कि सुबह आप दोनों के लिए पूरा भोजन बनाकर स्कूल जा सकती है। कैसी बातें कर रहा है अभय? 7 बजे का पका खाना 12 बजे तक बासी नहीं हो जाएगा। तूने कभी अपने पिताजी को ठंडा रोटी खाते देखा है? फिर एक ठंडी सांस लेकर माँ बोली, माँ बाप बेटे का विवाह कितने अरमानों से करते हैं कि घर में बहू आएगी, रौनक होगी, शरीर को आराम मिलेगा।
फिर एक और लंबी सांस छोड़कर बोली, खैर इसमें किसी का क्या दोष, अपना अपना समय है। मनोहर जी 10 लाख रुपए नगद और एक कार देने का वादा कर रहे थे। कैसी बातें करती हो माँ, जो लड़की इतनी रकम लेकर आती वह क्या आपको जूस निकाल कर देती? कार में उसे फिल्में दिखाने और शॉपिंग कराने में ही मेरे आधा से ज़्यादा तनख्वाह ख़त्म हो जाती। ऊपर से उसके उलाहने सुनने को मिलते कि उसके मायके में तो इतने नौकर चाकर काम करते थे। और माँ, यदि मेरा विवाह अभी हुआ ही ना होता तो क्या होता? यदि नीता कुछ लाई नहीं तो वह अपने ऊपर खर्च भी तो कुछ नहीं कराती। तुमसे तो इतनी बार मैंने कहा है कि नौकर रख लो, पर तुम्हें तो नौकर के हाथ का खाना ही पसंद नहीं। अब तुम ही बताओ कि यह समस्या कैसे हल हो। नीलम के पास जो समाधान था वह उसके बिना बताए भी अभय जानता था, सो वो चुप रही। अभय ही फिर बोला, थोड़े दिन और धैर्य रखो माँ। रिया ने आखिरी साल की परीक्षा दे दी है, अब उसका खर्च तो समाप्त हो ही जाएगा। अनुज भी 1-2 सालों में योग्य हो जाएगा और उसके साथ नीता का उसका उत्तरदायित्व भी खत्म हो जाएगा और नौकरी छोड़ देगी। अरे एक बार नौकरी करके कौन छोड़ता है? फिर वह इसलिए धन जमा करती रहेगी कि बहन का विवाह करना है। अबे हंसकर बोला, इतने दूर की चिंता आप क्यों करती हैं माँ? रिया डॉक्टर बनकर स्वयं अपनी शादी के लिए ही बहुत पैसे जुटा लेगी। मुझे तो तेरी ही चिंता है, तेरे अकेले के ऊपर इतना बोझ है। मुझे तो छोड़ो, इन्हें तो फल इत्यादि मिलने ही चाहिए, नहीं तो शरीर कैसे चलेगा। तभी नीता 2 गिलासों में मौसमी का जूस लेकर कमरे में आई। अबे हंसकर बोला, देखो माँ, तुम तो केवल पिताजी की ज़रूरत की बात कह रही थी, नीता तो तुम्हारे लिए भी जूस ले आई है, अब पी लो। नीता ने इतने प्यार से निकाला है, नहीं पियोगी तो उसका दिल दुखेगा। इस प्रकार की घटनाएं अक्सर होती रहती। माँ का जितना असंतोष बढ़ता जाता, अभय का पत्नी के प्रति उतना ही मान और अनुराग। शादी के पश्चात नीता ने एक बार भी सुनाकर नहीं कहा कि अभय ने उसे जो आश्वासन दिए थे वे निराधार थे। उसने कभी यह नहीं कहा कि अभय के माता पिता की तरह उसके माता पिता ने भी उसे योग्य बनाने में उतना ही पैसा खर्चा किया था। तब क्या उसका उनके प्रति इतना भी कर्तव्य नहीं कि वह अपने भाई बहन का योग्य बनाने में सहायता करे? वह तो अपने सास ससुर को संतुष्ट करने में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ती। स्कूल से आते ही घर गृहस्थी के कामों में उलझ जाती है। कभी उसने पति से कोई स्त्री सुलभ मांग नहीं की। अपने मायके से जो साड़ियाँ लाई थी अब भी उन्हें ही पहनती, पर उसके माथे पर शिकन तक नहीं आती थी। नीता ने सरलता से परिस्थितियों से समझौता कर लिया था। उसे देख अभय उससे काफ़ी प्रभावित था। यही बात वह अपने माता पिता को समझाने का प्रयत्न करता था, किंतु वे तो जैसे समझना ही नहीं चाहते थे। घर के खर्चों को लेकर घर में एक अशांत वातावरण बनाए रखते, केवल इसलिए कि वे बहू को यह बतलाना चाहते थे कि वह अपने भाई बहन के ऊपर जो रुपए खर्च करती है वह उनके अधिकार का अपहरण है। नीता स्कूल के लिए तैयार हो रही थी, उसे सास की पुकार सुनाई दी तो बाहर निकल आई। पड़ोस के 2 लड़कों ने उन्हें बताया कि आलोकनाथ जी जब अपने नियम के अनुसार सुबह की सैर के बाद घर लौट रहे थे, तभी एक बाइक वाला उन्हें धक्का देकर भाग निकला और वे सड़क पर गिरे पड़े हैं। नीता तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। ससुर जी बेहोश पड़े थे। नीता कुछ लोगों की मदद से उन्हें उठाकर घर लाई। उसने जल्दी से रिया को फ़ोन किया। रिया ने कहा कि वे टेंशन ना ले, वह जल्द ही एम्बुलेंस लेकर आ रही है। नीता ने छुट्टी के लिए स्कूल फ़ोन कर दिया और घर आकर हॉस्पिटल के लिए ज़रूरी सामान रखने लगी। तभी रिया आ गई। जितनी तत्कालीन चिकित्सा करना संभव था उसने की और उन्हें हॉस्पिटल ले गई। रिया अपने स्वभाव व व्यवहार के कारण पूरे हॉस्पिटल में सबसे प्रिय थी। यह जानकर कि उसका कोई निकट संबंधी हॉस्पिटल में भर्ती होने आया है, उसके दोस्तों और संबंधित डॉक्टरों ने सब इंतज़ाम कर दिए। घबराहट के कारण नीलम को लग रहा था कि वह शक्ति रहित होती जा रही है। सारे हॉस्पिटल में एक हलचल सी मची हुई थी। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि
कभी उसके रिटायर्ड पति को इस प्रकार का विशेष इलाज उपलब्ध हो सकेगा। बीच बीच में नीता आकर सास को धीरज बंधाने का प्रयत्न करती। अब है ऑफिस के काम से कहीं बाहर गया हुआ था। नीता ने उसे भी इस घटना की सूचना दे दी। अनुज समाचार पाते ही तुरंत आ गया था। दवाइयों के लिए भाग दौड़ वही कर रहा था। मदद के लिए उसके एक दोस्त ने उसे अपनी कार दे दी थी। 4-5 घंटे बाद आलोकनाथ जी कमरे में लाए गए। रिया ने बार बार नीता की सास को तसल्ली दी कि आलोक अंकल जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। वातावरण में एक ठहराव सा आ गया था। नीलम ने कमरे में चारों ओर देखा। हॉस्पिटल में इतना अच्छा कमरा तो काफ़ी महंगा पड़ेगा। जब उसने अपनी शंका व्यक्त की तब अनुज बोला, माँ जी, आप 2 बेटों की माँ होकर खर्च की चिंता क्यों करती हैं? मेरे होते यदि आपको किसी भी प्रकार का कष्ट हो तो मैं बेटा होने का अधिकार कैसे पाऊंगा? नीता हंसकर बोली, माँ जी, आज इसने पिताजी को अपना खून दिया है ना, इसलिए ये बढ़ बढ़कर आपका बेटा होने का दावा कर रहा है। ये सुनकर नीलम की आंखें छलछला आई। वे सोच रही थी कि यदि नीता ने बहन की पढ़ाई में मदद न की होती तो क्या आज रिया डॉक्टर होती और क्या उसके पति को ये सुविधाएं मिल पाती? मनोहर जी का बेटा क्या अपनी बहन को दहेज के बाद उसके ससुर को खून देने की बात सोचता? आलोकनाथ जी जब घर आए तब तक नीलम की मनोस्थिति बिल्कुल बदल चुकी थी और सारी कमजोरी भी गायब हो चुकी थी। रात को पति को जल्दी भोजन करा के वे नीता के लिए कार्डिगन बुन रही थी। तभी उन्हें अनुज के आने की आवाज़ सुनाई दी। खुशी से उसका चेहरा उज्जवल हो उठा। अनुज ने एक डिब्बा लाकर उनके पैरों के पास रख दिया और पूछने पर बोला, माँ जी, मैंने एक पार्ट टाइम जॉब कर लिया है। पहली तनख्वाह मिली तो आपसे आशीर्वाद लेने चला आया। ये सुनकर नीलम चकित रह गई। वे रुष्ट होकर बोली, क्या तेरा दिमाग खराब हुआ है? पढ़ना नहीं है जो पार्ट टाइम जॉब करेगा? पढ़ाई में इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता माँ। बेशक अब आवारा गर्दी का समय नहीं मिलता। मैं तेरी बात नहीं मानूंगी जब तक तू जॉब छोड़ने का वादा नहीं करेगा। मैं इस डब्बे को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। और माँ जी, आप तो जीजा जी से भी ज़्यादा धमकियाँ दे रही हैं। चलिए, मैंने आपकी बात मान ली। अब जल्दी से डिब्बा खोलिए, अनुज ने आतुरता से कहा। डिब्बा खोला तो नीलम स्तब्ध रह गई और डबडबाई आंखों से बोली, पगले, मैं बुढ़िया यह साड़ी पहनूंगी? अपनी दीदी को देता ना, पहले माँ फिर बहन। अच्छा माँ जी, अब जल्दी से आशीर्वाद दे दो। और अनुज ने नीलम का हाथ अपने सिर पर रख लिया। नीलम हंसे बिना न रह सकी। तू तो बड़ा शातिर है, आशीर्वाद लेने के लिए भी रिश्वत देता है। तुम सब भाई बहन हमेशा खुश रहो और दूसरों को खुश रखो। मैं तो यही कामना करती हूँ। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।